Hello aspirants, in this video we'll be discussing about economic planning. इंडिया का जो प्लान है इकोनॉमी को लेके कैसे होता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस का भी देखेंगे और प्री इंडिपेंडेंस एरा में भी बहुत सारे प्लान्स आए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा प्लानिंग क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लानिंग है, कौन से प्लान्स जो है इंडिया ने फॉलो किए हैं और कहाँ कितने टारगेट्स जो है इंडिया ने अचीव किए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। प्री इंडिपेंडेंस प्लान्स जैसे मैंने अभी बताया कि हम देखेंगे, प्री इंडिपेंडेंस के पहले भी कुछ प्लान्स बने थे, जैसे एम विश्वेश्वरैया प्लान, गांधीयन प्लान, पीपल्स प्लान। we'll be discussing that. Then we have 5 year plans. तो there are 12 5 year plans. हम बहुत ही briefly उसको discuss करेंगे. It is very factual and there is not much to be explained. We'll just go through those 5 year plans. Apart from that, Planning Commission and Niti Aayog, these are the two important bodies. We'll be also discussing about that. सबसे पहले समझेंगे कि प्लानिंग क्या होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बिजनेसेस जो है पहले ही डिसाइड करके रखती है कि हमें एनुअली क्या जो है टारगेट्स अचीव करना है। जैसे सेल्स हो गया कि इतना सेल हमें चाहिए इस मंथ में या इस ईयर में, या फिर इतने कस्टमर्स जो है हमें टारगेट करना है। तो ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं तभी अचीव हो पाते हैं जब प्लानिंग जो है एकदम प्रॉपर हो। ठीक है, तो प्लानिंग जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि हमारी जो ऑब्जेक्टिव्स है हम उसे मीट कर पाए इन दी रिक्वायर्ड टाइम। वहीं अगर हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करें तो इकोनॉमिक प्लानिंग कौन करता है, हमारी जो है गवर्नमेंट जो है वो जितना भी इकोनॉमी को लेके प्लान है या फिर रिसोर्सेज कहाँ अलोकेट करने हैं, कितने अलोकेट करने हैं, किसको प्रायोरिटी देनी है, क्या पॉलिसीज बनानी है, तो ये जो भी है प्लानिंग जो करता है वो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्यों प्लान करती है, ताकि जितने भी हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे इतना जीडीपी जो है हमें अचीव करना है, इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, या इतने जो प्रोग्राम के रीच है वो इतने होने चाहिए, तो ये सब के लिए जो गवर्नमेंट है पॉलिसीज बनाती है, प्लानिंग करती है ताकि ऑब्जेक्टिव जो है अचीव कर पाए। एक जनरल मीनिंग या देखे प्लानिंग का तो वो ऐसा है कि प्लानिंग इज द प्रोसेस of deciding in advance what needs to be done, how it will be done, when it will be done and by whom। इसका मतलब ये कि प्लानिंग मतलब जब काम शुरू करने से पहले ही डिसाइड करना कि क्या करना है, कितना कैसे करेंगे और कौन करेगा, ताकि जो भी ऑब्जेक्टिव है हमारे वो हम लोग एफिशिएंटली अचीव कर पाए। तो planning is a systematic process of identifying national priorities, allocating resources, and implementing policies and programs in order to achieve the economic and social development। अगर हम importance of planning देखें तो planning provides direction। प्लानिंग से हमारे पास प्रॉपर जो पाइपलाइन है वो रेडी रहता है, वी नो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द स्टेप, सो देयर इज अ प्रॉपर roadmap to our objectives. Next is planning promotes creativity and innovative ideas. While doing planning, we come across various creative ideas, innovative ideas. So planning promotes creativity. Planning facilitates decision making. हमारे पास अगर प्लान रेडी रहता है तो हमें पता होता है कि कौन सा रिसोर्सेज कहाँ यूज़ करना है, कितना करना है, तो इससे डिसीजन मेकिंग जो है फास्ट हो जाती है। प्लानिंग एस्टैब्लिशेस अ स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोल। प्लानिंग अगर हम अच्छे से करेंगे तो जो भी सिचुएशन या प्रोसेस जो रहेगा वो हमारे कंट्रोल में रहेगा। फिर अगेन प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। ये हम लोग ने पहले ही देखा कि प्लानिंग से रिसोर्सेज जो है हम प्रॉपर एलोकेट कर पाते हैं एज पर द नीड, सो दिस अवॉइड्स हेल्प टू रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टेज है रिसोर्सेज की, वो जो है कम हो जाती है। रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी। प्लानिंग से जो है जो अनसर्टिनिटी है वो हमें पहले पता चलती है तो हम कुछ चेंजेस एज पर दैट कर सकते हैं। अगर हमारे पाइपलाइन में कोई लीकेजेस है
तो प्लानिंग जो है हमें हेल्प करता है कि हम उसे आइडेंटिफाई करें, एवेल्युएट करें और जो भी चेंजेस है वो हम पहले ही ला सके। दैट इज़ वाई प्लानिंग जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, वेदर इट्स इन आवर पर्सनल लाइफ और इकोनॉमिक। और talking about economy, planning plays a very important role in order to achieve our objective. अगर हम बात करें कि प्लानिंग जो है इंडिया को क्यों ज़्यादा ज़रूरी था, जब भी इंडिया है इंडिपेंडेंट हुई थी 1947 में, जब इंडिया आज़ाद हुआ था, तभी हमारे सामने बहुत सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो थी बहुत ज़्यादा आ चुकी थी, जो कि हमें एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो उन चीज़ को लेके जो है प्लानिंग इंडिया के लिए, स्पेशली न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर बात करें कि क्या क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इंडिया तभी फेस कर रही थी, जो पहला था वो था पोवर्टी। बहुत ज़्यादा पोवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट देखा गया था जब इंडिया आज़ाद हुआ था। लोगों के पास घर नहीं थे प्रॉपर रहने के लिए, और इनकम भी जो थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। अनएम्प्लॉयमेंट भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हम लोग ने देखा था कि तभी प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन या मैच्योर जो इकोनॉमी होती है वो नहीं हुई थी तब तक। इंडिया वॉज स्टिल यंग एंड स्टिल ग्रोइंग। दूसरा था एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। देयर वाज ह्यूज फूड शॉर्टेज, और बहुत सारे लोग जो थे एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड तो थे, बट जितना प्रोडक्टिविटी चाहिए था वो बहुत ज़्यादा लो था तभी। नेक्स्ट वाज रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ज़्यादातर पॉपुलेशन पहले से हम लोग ने देखा कि एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट था, तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका था। तो इंडस्ट्री सेटअप करना बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हम लोग फॉर जो भी गुड्स, फाइनल गुड्स के लिए डिपेंडेंट थे वो फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंट थे, तो वो डिपेंडेंसी रिड्यूस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। नेक्स्ट इज बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। बहुत सारे रीजन्स जो थे, हमें पता है कि जो भी स्टेट्स थे वो अलग अलग वे में रूल किए जाते थे। कहीं पे प्रिंसली जो था रूल था, कहीं पे ब्रिटिशर्स जो थे वो डायरेक्टली कंट्रोल करते थे। बहुत ज़्यादा रीजनल इम्बैलेंसेस आ चुके थे। कुछ जो रीजन्स है, स्टेट्स है, वो डेवलप थे, कुछ जो थे बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थे। तो ये भी एक रीज़न था। Apart from that there was high illiteracy, proper healthcare facilities नहीं था, ना ही ट्रांसपोर्ट और जो रोड्स थे वो अच्छे से बने थे। कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजीज भी बहुत ज़्यादा जो थी वो लैक कर रही थी उस टाइम पे। तो इसकी वजह से जो है प्लानिंग जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था हमारे न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स जो था इंडिया का वो था प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज है उसे एफिशिएंटली यूज़ करना और उसे प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना टू द नीडेड वंस। देन एंडिंग द साइकिल ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी को रिड्यूस करना, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना, ताकि अगर जो जॉब्स बढ़ेगी, जॉब क्रिएट हो गए तो लोग हायर करेंगे एंड उससे इनकम जो है जनरेट होगा और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो अच्छा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज जो है बेटर करना, रोड डेवलप करना, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा करना, कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा करना, कोऑर्डिनेटिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, प्रॉपर बैलेंस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लाना, अचीविंग डेवलपमेंट गोल्स विद सोशल जस्टिस। डेवलपमेंट के साथ साथ जो सोशल जस्टिस है उस पर भी फोकस करना। It means providing equal opportunities to everyone, irrespective of gender, religion, or class. Next, establishing political democracy as well as economic democracy. Political democracy का मतलब people को political rights और decision making में participate करना और equal opportunity provide करना। वहीं पे अगर हम लोग economic democracy
इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब कि प्रॉपर हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, वेलफेयर प्रोग्राम्स प्रोवाइड करना। नेक्स्ट इज प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब कि एक ऐसा इकोनॉमिक ग्रोथ जिसका बेनिफिट सोसाइटी के मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। नेक्स्ट इज investment and capital formation, encourage investment and fostering self-reliance and modernization, reduce dependency on foreign countries, and aim for a self-resilient economy. Now, planning can be classified on various bases. There are various types of planning. जो पहला है वो है पर्सपेक्टिव प्लानिंग. एज द नेम सजेस्ट पर्सपेक्टिव, तो ये जो होगा लॉन्ग टर्म प्लान होगा जो कि 15 to 20 ईयर्स के लिए बनाया जाएगा. एग्जाम्पल है इसका विजन डॉक्यूमेंट्स. नेक्स्ट 5 ईयर प्लान जो हमारा इंडिया बनाता था, इट इज नोन एज द मीडियम टर्म प्लान विच इज मेड फॉर 5 years with sectorial targets. It would be made sector specific plans जो है वो बनाया जाएगा. 5 year plans इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. नेक्स्ट एनुअल प्लान्स, ये तब बनाया जाता है जब भी देर इज प्लान अगर फेल हो जाए कुछ रीजन की वजह से, तो जो एनुअल प्लान्स है वो हम बनाते हैं. इट इज एन इंटरिम प्लान यूज ड्यूरिंग प्लान लैप्स और क्राइसिस. नेक्स्ट रोलिंग प्लान्स. रोलिंग प्लान्स आर पीरियोडिकली रिवाइज शॉर्ट टर्म प्लान्स. ये जो है शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और यूजुअली कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उसे सॉल्व करने के लिए फोकस उस पे जो है चीज़ें फोकस करने के लिए, ताकि वो जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए, तो उसके लिए बनाया जाता है. जैसे किसी ईयर में फूड शॉर्टेज हो जाए तो गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म मेजर्स के थ्रू फूड प्रोडक्शन और इम्पोर्ट्स और डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्रूव कर सकती है. नेक्स्ट इज इंडिकेटिव प्लानिंग. इसका मतलब ये होता है कि जो भी जनरल डायरेक्शंस रहता है वो सेट होता है, एंड इसमें गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर को भी थोड़ा छूट देता है, थोड़ा फ्रीडम देता है, वो भी अपने डिसीजंस जो है ले सकती है. ये हम लोग जो इंडिकेटिव प्लानिंग है ये देखते हैं हम लोग पोस्ट 1991 जो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था, दैट इज एलपीजी, तभी जो है इंडिकेटिव प्लानिंग की शुरुआत हुई थी. नेक्स्ट इज डायरेक्टिव प्लानिंग. इसमें कोरोसिव एंड सेंट्रलाइज्ड रिसोर्स एलोकेशन. इसके अंदर जो है गवर्नमेंट का जो है डायरेक्ट कंट्रोल होता है रिसोर्सेज पे. गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या प्रोड्यूस होगा, कितना प्रोड्यूस होगा और रिसोर्सेज कहाँ यूज करने हैं. दिस टाइप ऑफ प्लानिंग वाज सीन इन प्री 1991 अप्रोच, जहाँ पे ज्यादातर मेजर डिसीजंस जो है गवर्नमेंट ने ही लिए हैं. तो ये थे टाइप्स ऑफ प्लानिंग. नाउ एवरी कंट्री फॉलोज डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमी, जहाँ पे रिसोर्सेज जो है वो अलग अलग वे में कंट्रोल किए जाते हैं. कहीं पे जो है गवर्नमेंट कंट्रोल करती है सब रिसोर्सेज, कहीं पे जो है प्राइवेट सेक्टर जो है उस पे कंट्रोल, उनका कंट्रोल ज्यादा है रहता है रिसोर्सेज पे. या कहीं कहीं जो है जो कंट्रोल रहता है रिसोर्सेज का वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का, पब्लिक दोनों का जो है बैलेंस रहता है, उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है. तो उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि प्लानिंग के टाइम पे जो भी रिसोर्सेज एलोकेट करता है तो जिसका भी कंट्रोल होगा तो वो जो है प्लानिंग करेगा. तो पहला जो इकोनॉमिक का टाइप है वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. इसमें जितने भी प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कंट्रोल किए जाएंगे प्राइवेट सेक्टर के द्वारा. अभी इसमें कौन सी कंट्री का अगर हम एग्जाम्पल ले ले जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फॉलो करती है, तो वो है अपना यूएसए. यूएसए जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है यूज करती है, जहाँ पे जो डिसीजंस है वो बेसिकली मार्केट के ऊपर डिपेंड है, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई. तो इसका एग्जांपल जो है वो है यूएसए, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ओन करती है रिसोर्सेज. नेक्स्ट है सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है
वो फुली कंट्रोल किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। अभी इसका जो एग्जाम्पल ले ले, कौन सी कंट्री जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी फॉलो करती है, वो है यूएसएसआर, दैट इज रशिया। और इसी से इंस्पायर होके इंडिया ने भी जो है प्लानिंग का जो इंस्पिरेशन लिया था वो यूएसएसआर से लिया था, बट दैट वाज नॉट फुल्ली कॉपीड। कुछ कुछ चेंजेस भी इंडिया के वे में जो है अडॉप्ट किया गया था। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल है यूएसएसआर, और इंडिया ने भी इसी बेसिस पे जो है अपना प्लान नेहरू जी के टाइम पे जो है किया था। नेक्स्ट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। द इंडिया इज द बेस्ट एग्जांपल, जहाँ पे जो भी प्रोडक्शन है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वो कंट्रोल किए जाते हैं गवर्नमेंट एंड पब्लिक, दैट इज प्राइवेट, दोनों के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, और दोनों जो है डिसीजन साथ में मिलके लेती है। अब यहाँ से हम सब प्लान्स देखेंगे। जो पहला प्लानिंग देखेंगे वो होगा प्री इंडिपेंडेंस के पहले। तो पहले प्लानिंग करने का कोशिश जो किया गया था वो था एम विश्वेश्वरैया जी के द्वारा इन 1934। इन्होंने जो है एक प्लान बनाया और एक बुक जो है पब्लिश किया जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया। इनका ज्यादातर फोकस जो रहा था वो जितने भी एक्सेसिव लेबर थे उनको एग्रीकल्चर में से शिफ्ट करके इंडस्ट्रीज में डालना था। मतलब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो था इंक्रीज करना था और इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना था, और जो भी नेशनल इनकम रहेगा उसे डबल करना इन 10 years। ये ज्यादातर इनका फोकस रहा था, एंड इसे एम विश्वेश्वरैया प्लान ऐसा भी बोलते हैं। नाउ नेशनल प्लानिंग कमेटी, जो कि 1938 में सेटअप की गई थी। हमने देखा है हिस्ट्री में जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसमें 1938 में जो प्रेसिडेंट थे 1938 में जो प्रेसिडेंट थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। 1938 के सेशन में बहुत सारे डिस्कशन हुए, और डिस्कशन के थ्रू हमें ये पता चलता है कि इन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है एनपीसी ये फॉर्म किया। और ये एनपीसी जो फॉर्म हुआ इसका जो प्रेसिडेंसी था जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था। उनके प्रेसिडेंसी के अंदर नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है वो फॉर्म की गई थी 1938 में। However, the reports of the committee could not be prepared, and only the first time 1948-49 some papers जो थे वो came out। इन्होंने कुछ रिपोर्ट्स बनाई, बट कुछ रीजंस की वजह से वो प्लानिंग जो है वो नहीं हो पाई, एंड उनके पेपर्स फर्स्ट टाइम जो थे वो 1948-49 में आए। हम लोग ने दो प्लान्स तो देख लिए। नेक्स्ट इज बॉम्बे प्लान विच केम इन 1944। 1944 में बॉम्बे में एक मीटिंग जो थी रखी गई थी जहाँ पे बड़े इंडस्ट्रियल प्लेयर्स, दैट इज 8 इंडस्ट्रियलिस्ट, बॉम्बे में मीटिंग करके बात कर रहे थे कि हम कैसे इंडस्ट्रीज को जो है बढ़ावा दे सकते हैं, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है कैसे ला सकते हैं। अगर हम पार्टिसिपेंट्स की बात करें कौन कौन प्रेजेंट थे, पहले है JRD टाटा, GD बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, लाला श्रीराम, कस्तूरभाई लालाभाई, AD श्रॉफ, अर्धश्री दलाल, जॉन मथाई, ये जो थे लोग प्रेजेंट थे। और इन्होंने एक ब्रीफ मेमोरेंडम आउटलाइन किया, अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया, जिसे हम बॉम्बे प्लान ऐसा भी बोलते हैं। इनका मेन जो मोटिव था वो था डबल करना पर कैपिटा इनकम को in 15 years and tripling the national income during this period. This was their main focus. अगला जो है वो है पीपल्स प्लान। पीपल प्लान जो है MN रॉय जी ने ड्राफ्ट किया था, और ये प्लान 10 years के पीरियड पे बेसिस पे बनाया गया था, और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो थी वो एग्रीकल्चर को दी गई थी। The nationalization of all agriculture and production was the main feature of this plan. This plan was based on Marxist socialism and drafted by MN Roy on behalf of the Indian Federation
ऑफ लाहौर। इनका मेन फोकस था वो था वेलफेयर ऑफ पीपल, और जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है वो भी जो है वेलफेयर ऑफ पीपल के आइडियोलॉजी पे ही काम करता है। मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी ऑल्सो से दैट जो भी बेनिफिट्स है वो कॉमन पीपल को मिलना चाहिए, ना कि एक पर्टिकुलर वेल्दी क्लास को। एंड ये प्लान उसी पे बेस्ड था। नेक्स्ट इज गांधीयन प्लान, केम इन 1944। इसे हम श्रीमान नारायण प्लान भी बोलते हैं, बट गांधीयन प्लान क्यों बोलते हैं, क्योंकि श्रीमान नारायण जी ने जो प्लान बनाया था वो गांधीयन आइडियोलॉजी के बेसिस पे बनाया था, इसके लिए हम इसे गांधीयन प्लान 1944 ऐसा भी बोलते हैं। जो श्रीमान नारायण थे वो प्रिंसिपल थे वर्धा कमर्शियल कॉलेज के, और इनका मेन जो एम्फेसिस या फोकस था डिसेंट्रलाइजेशन पे था, मेजरली रूरल डेवलपमेंट पे जो है इनका प्राइमरी फोकस था, और कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप करना था, जो कि गांधी जी का भी यही आइडियोलॉजी रहा था। हमें पता है कि गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी वो ज़्यादातर डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस करना था। इकोनॉमिक पावर जो था वो एक ही हाथों में कॉन्सेंट्रेट नहीं होना चाहिए, इट शुड बी बैलेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्रीज। विलेजेस जो है उन्हें भी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो है मिलना चाहिए। इसके अलावा कॉटेज इंडस्ट्रीज को उन्होंने प्रमोट किया था, जैसे कि खादी हो गया, हैंडलूम हो गया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हो गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हो गई, उन पे उनका ज़्यादा फोकस था। एक सेल्फ सफिशिएंट विलेज बनाना था। तो ये जो आइडियोलॉजीज है उसी आइडियोलॉजीज के बेसिस पे जो है स्वामी नारायण जी ने गांधीयन प्लान जो है प्रिपेयर किया था। दी सर्वोदया प्लान और द जयप्रकाश नारायण's प्लान which came in 1950। ये जो प्लान था ये जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था, और ये भी इंस्पायर्ड जो थे वो गांधीयन प्लान के द्वारा ही इंस्पायर्ड थे। एंड जो आइडिया था वो विनोबा भावे जी के आइडियाज पे सर्वोदया प्लान जो है बनाए गए थे। विनोबा भावे के प्लान आइडियोलॉजी ऐसा था कि भूदान और ग्राम दान, बेसिकली जो भी बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास लैंड्स जो है पड़े हैं, वो जो है वॉलेंटरीली अपने लैंड जो है लैंडलेस पीपल को दे, ताकि इक्वालिटी जो है वो रहे। तो वही मेन ज़्यादा फोकस यहाँ पे भी रहा है, जहाँ पे फोकस जो है एग्रीकल्चर पे ज़्यादा किया गया है। स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑब्वियसली, क्योंकि गांधीयन आइडियोलॉजी पे भी इंस्पायर्ड थे ये। It also suggested freedom from foreign technologies and stressed upon land reforms। इन्होंने बहुत ज़्यादा लैंड रिफॉर्म्स के बारे में भी बात किया, और डिसेंट्रलाइज्ड पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, इसका मतलब ग्रास रूट लेवल पे भी जो पार्टिसिपेशन है लोगों का वो होना चाहिए इन प्लानिंग, ताकि जो है प्रॉब्लम्स जो माइक्रो लेवल पे आ रही है या फिर जो नीचे है ग्रास रूट लेवल पे, तो वो भी एड्रेस किया जाए, एंड जो इक्वालिटी है वो इकोनॉमी में लाया जाए। अब हम फाइनली बात करते हैं प्लानिंग कमीशन की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे मेजर डेवलपमेंट में। तो 1947 में जब इंडिया को आज़ादी मिली, इमिडिएटली एक कमेटी फॉर्म की गई थी जिसको हम इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी कहते हैं। ये कमेटी फॉर्म किया गया था बाय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, और इसके चेयरमैन जो थे वो थे नेहरू जी। तो इन्होंने सजेस्ट किया कि हमें एक प्लानिंग कमीशन जो है बिठाना चाहिए। तो जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग की जो बातें रहेगी या जो भी प्लानिंग करना होगा, ये प्लानिंग कमीशन जो है प्लान फॉर्मुलेट करेगा और टारगेट्स जो है सेट करेगा। तो 1950 में, मार्च 1950 में फाइनली हमारे पास जो है प्लानिंग कमीशन आ गया था, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव प्लानिंग कमीशन का यही था कि हमारे जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसे इम्प्रूव करना, प्रोडक्शन को बढ़ाना,
लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्रोवाइड करना, यही ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे प्लानिंग कमीशन जो है बनाया गया था। प्लानिंग कमीशन जो है एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि जो प्लानिंग कमीशन बनाया गया था वो एक रिजोल्यूशन के थ्रू बनाया गया था। एंड प्लानिंग कमीशन की अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें चेयरमैन जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते थे। प्राइम मिनिस्टर वाज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल प्लानिंग कमीशन। फिर इसके अंदर आता था कुछ फुल टाइम मेंबर्स होते थे, और प्लस इसमें कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स भी हुआ करते थे जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड से आते थे। दिस वाज ऑल अबाउट प्लानिंग कमीशन। इसमें कुछ कुछ जो थे प्रॉब्लम्स भी थे प्लानिंग कमीशन को लेके, जहाँ पे 2014-15 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर देता है नीति आयोग, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये प्लानिंग कमीशन नेक्स्ट हमारे अराउंड 2012-13 तक प्लान्स जो है बनाती थी, जिसे हम 5 ईयर प्लान कहते हैं। इन ऑल टोटल 12 5 ईयर प्लान्स जो है प्लानिंग कमीशन के अंदर आए हैं। बीच बीच में कुछ प्लान्स नहीं सक्सेसफुल हो पाए ड्यू टू वॉर और इकोनॉमिक क्राइसिस, जहाँ पे हम लोग ने रोलिंग प्लान और एनुअल प्लान लाया था। वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे आगे। अब यहाँ से जो हमारे 5 ईयर प्लान है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जो पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था वो 1951 to 56 के बीच में था। तो यहाँ का मेन जो फोकस एरियाज थे वो हम लोग देखेंगे। पहला जो प्रायोरिटी जो दिया गया था वो एग्रीकल्चर को दिया गया था, इरिगेशन एंड फूड सिक्योरिटी, क्योंकि हम लोग ने देखा था कि उस टाइम पे हमारा इकोनॉमी जो था बहुत ज़्यादा पुअर था, और फूड सिक्योरिटी और फूड शॉर्टेज जो था वो बहुत ज़्यादा बड़ा इशू बन गया था। तो एग्रीकल्चर पे जो फोकस, और हम लोग ने ये भी देखा कि हमारा जो मेजर एम्प्लॉयमेंट था वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर एरिया में ही था। तो उनका भी स्टैंडर्ड इम्प्रूव करने के लिए हमारा मेन फोकस जो फर्स्ट 5 ईयर्स में था वो एग्रीकल्चर पे ही था, as 70% of the population was dependent on agriculture। इस मॉडल को हम लोग हरुद दोमर मॉडल ऐसा भी बोलते हैं, चूंकि अब इसे हरुद दोमार मॉडल ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग जो प्लान जो बना था वो इनके इन्फ्लुएंस आइडियोलॉजी के इन्फ्लुएंस पे बेसिस पे बना था। इनका मेन आइडियोलॉजी ये था कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की मदद से जो है आ सकता है। So the plan aimed to increase investment by mobilizing available resources। इसमें जो टारगेट ग्रोथ रेट रखा गया था वो था 2.1% का, एंड अचीव किया गया था 3.6%, विच इज अ वेरी गुड ग्रोथ, एंड इट इज सेट टू बी अ सक्सेसफुल प्लान। जो नेक्स्ट प्लान है वो है सेकेंड 5 ईयर प्लान, जो कि 1956 से 61 के बीच में था। इसका मेजर थीम जो रहा है सेकेंड 5 ईयर प्लान का वो था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, मेजर इंडस्ट्रीज को सेटअप करना। ये जो है सेकेंड 5 ईयर प्लान में देखते हैं हम। ये प्लान जो है महालनोबिस मॉडल उस पे बेस्ड है। बेसिकली इनका जो आइडिया था कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो मिल सकता है अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स जो है करेंगे, तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने मिलती है। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि डेवलप हैवी इंडस्ट्रीज टू अचीव लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अगर हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन में और इंडस्ट्रीज को सेटअप करेंगे तो हमें एक लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ है वो देखने मिलेगा। जैसे कि हैवी इंडस्ट्रीज, जैसे कि स्टील प्लांट्स हो गए, आयरन इंडस्ट्रीज हो गए, ये मेजर डेवलपमेंट्स हमें देखने मिलता है। जैसे भिलाई में हुआ, दुर्गापुर में वेरियस प्लांट्स जो थे वो सेटअप हुए। फिर एक्सपेंशन ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, साथ में पब्लिक सेक्टर का भी हमें जो है ग्रोथ दिखता है। अब ये मॉडल को ना हम लोग इनवर्ड लुकिंग मॉडल या प्रोटेक्शनिज्म ऐसा भी बोलते हैं। अभी प्रोटेक्शनिज्म का मतलब ये होता है
कि हम जो नई कंपनीज अभी जैसे हम लोग ने देखा था कि हमारी इंडिया जो है नई न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया थी, बहुत यंग थी, तो इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हुआ नहीं था ज़्यादा। एंड जो इन्फेंट इंडस्ट्रीज थी उन्हें प्रोटेक्ट करना ज़रूरी था, जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स है, फॉरेन कॉम्पिटिटर्स, उनसे, ताकि वो सर्वाइव कर पाए हमारी डोमेस्टिक कंट्री में। एंड जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो क्रिएट कर पाए, और वो जॉब अपॉर्चुनिटीज से इनकम जनरेट होगा, एंड जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव होगा, और हमारी इकोनॉमी जो है इम्प्रूव होगी। तो प्रोटेक्शनिज्म का यही मतलब होता है कि हमारी डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज है उसको प्रोटेक्ट करना दूसरे जो बड़े कॉम्पिटिटर्स है उनसे। अभी इसी में एक मॉडल जो है, थियोरी जो है, हमें समझना पड़ता है। वो जो थियोरी है वो है ट्रिकल डाउन थियोरी। अब इस थियोरी में ऐसा बोलते हैं कि जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, तो रिच पीपल जिनके पास पैसा है वो इंडस्ट्रीज सेटअप करेगी, और मिडिल क्लास लोग जो है वो इंडस्ट्रीज में काम करेंगे और सैलरीज जो है वो अर्न करेंगे, और इसी का बेनिफिट पुअर लोगों को भी मिलेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिकल डाउन थ्योरी, जहाँ पे बेनिफिट्स जो है वो फ्रॉम अपर टू लोअर क्लास को मिलता है। सो दिस इज व्हाट द मॉडल सेज, कि हम लोग जब ये हैवी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करेंगे तो जो बेनिफिट्स है वो हर एक लेवल ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल को मिलेगा, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है हम अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट इज थर्ड 5 year plans, which was between 1961-66। इसका मेन एम था इंडिया को एक सेल्फ रेजिलिएंट इकोनॉमी बनाना, जहाँ पे बैलेंस ग्रोथ हो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों का, जहाँ पे इन्होंने फोकस किया था वीट प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, फर्टिलाइजर्स को यूज करना, और एग्रीकल्चर एक्सपेंशन टू रिड्यूस फूड इम्पोर्ट्स। इसका दूसरा फोकस डिसेंट्रलाइजेशन पे भी था, जहाँ पे स्टेट्स को जो है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को भी कुछ जगह पे फ्रीडम दिया था, जहाँ पे विच हेल्प टू इंट्रोड्यूस पंचायत इलेक्शन एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। फिर बाद में इसी प्लान के द्वारा जो मेजर शॉक्स थे, इकोनॉमी उससे गुजरी थी, जिसकी वजह से इस प्लान में कुछ जो है डिसरप्शंस आ गए, या ये प्लान उसकी वजह से फेल हो गया। जो पहला देखा गया था इशू सबसे बड़ा, वो था हमारा इंडिया चाइना वॉर, 1962 में हुआ था। एंड उसी में 2 साल 3 साल के बाद जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था कॉन्जिक्यूटिवली, और साथ में बहुत ज़्यादा ड्रॉट की सिचुएशन भी हमने फेस की थी। इसकी वजह से ये प्लान जो है फेल हो गया, और हमें नया प्लान हॉलीडे लाना पड़ा, जो कि 3 प्लान्स में डिवाइडेड था, विच वॉज इन ईयर 1966 से 69 के बीच में। Priority was given to controlling inflation, food security and restoring economic बैलेंस। अभी जब भी वॉर होता है तो जो भी रिसोर्सेज है वो हम लोग वॉर में जो है पूरा जो गवर्नमेंट फोकस जो है वॉर की तरफ शिफ्ट कर देती है, जिसकी वजह से प्राइजेस जो है फूड सिक्योर प्राइजेस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ जाता है। फिर सप्लाई चेन भी डिसरप्ट हो जाता है, जिससे फूड सिक्योरिटी की भी इश्यूज जो है फेस करनी पड़ती है। तो ये वॉर होने के बाद, जो वॉर हुआ उसके बाद ज़्यादातर फोकस जो प्लान हॉलीडे बनाया गया था, तो उसमें ज़्यादातर फोकस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, फूड सिक्योरिटी लाना, और इकोनॉमिक जो इम्बैलेंस लाया उसे रिस्टोर करना, ये ज़्यादा फोकस रहा था। साथ ही में यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उसका शुरुआत होता है, जहाँ पे हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स यूज करने को कहते हैं, और साथ में फर्टिलाइजर्स यूज होता है, इरिगेशन भी जो है इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव होता है, ताकि हम लोग जो आउटपुट है एग्रीकल्चरल आउटपुट वो इंक्रीज कर सके, ताकि जो भी फूड शॉर्टेजेस या फूड स्केर्सिटी से हम लोग गुजर रहे हैं उसे हम लोग कम कर सके। 1966-67 में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है,
एंड इट वाज लेड बाय इंडियन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट जिनका नाम था MS स्वामीनाथन जी। इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है एग्रीकल्चर में दिया है इनका, और बहुत ज़्यादा सक्सेस जो है हमें देखने मिलता है इन वेरियस स्टेट्स जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ व्हीट प्रोडक्शन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाया था हमारे एग्रीकल्चर में, जिसने हमारे क्रॉप के प्रोडक्शन को इंक्रीज किया था। Next is fourth five-year plan between 1969 to 74. It was introduced under Indira Gandhi ji and it was based on Gargill formula. कोर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कोर ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन कोर ऑब्जेक्टिव इसका यही था, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रेजिलियंस। यहाँ पे जो है नेशनलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक्स, एक्सपैंडेड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू एग्रीकल्चरल एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। अब ये नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक मतलब जितने भी प्राइवेट बैंक्स थे इंडिया में, तो उनका ओनरशिप जो है पूरी तरीके से गवर्नमेंट ने जो है उनके हाथों में ले लिया था। अभी ये क्यों लिया था? ताकि जो बैंकिंग की फैसिलिटीज है वो ऑर्डिनरी पीपल तक जो है प्रोवाइड कर पाए हम लोग। इसके लिए गवर्नमेंट ने नेशनलाइजेशन लाया था बैंक का, जहाँ पे 14 बैंक्स जो थी वो नेशनलाइज हुई थी। इसी का हम लोग को सेकेंड फेज जो है नेशनलाइजेशन का, सेकेंड फेज हमें दिखता है 1980 में, जहाँ पे गवर्नमेंट ने वापस टोटल 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया था। तो टोटल बैंक जो नेशनलाइज हुई थी वो थी 20 बैंक्स। इससे जो है गवर्नमेंट जो है बेनिफिट्स जो बैंकिंग सर्विस के प्रोवाइड कर सकती थी एग्रीकल्चर को और स्मॉल इंडस्ट्रीज को भी। फिर हम लोग ने देखा कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ था प्रोडक्शन में फूड ग्रेन्स के, स्पेशली व्हीट। साथ ही में ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया गया था 1970 में, विच वॉज नोन एज व्हाइट रेवोल्यूशन, जहाँ पे हमारा जो डेयरी का सेक्टर है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ था। इससे हमारा मिल्क प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हुआ था। एंड जिसने इनको लीड किया था वो थे फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, जिन्हें बोला जाता है वर्गीस क्यूरेन। इन्होंने जो है ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया था 1970 में। फिर है फिफ्थ फाइव ईयर प्लान, जहाँ पे बिटवीन 1974-79 इसका मेजर थीम था गरीबी हटाओ, दैट वाज रिमूव पोवर्टी, which strongly focused on poverty alleviation and employment generation. Development of national highway system to improve connectivity. और मेजर स्कीम्स जो इसमें लाई गई थी वो थी 20 पॉइंट प्रोग्राम, मिनिमम नीड प्रोग्राम। और अब यहाँ पे वापस हम लोग को प्लान में डिस्ट्रप्शन दिखने मिलता है। पहले जो डिस्ट्रप्शन हुआ था वो था वॉर की वजह से, बट यहाँ पे जो चेंजेस आता है प्लान में वो ड्यू टू पॉलिटिकल चेंज आता है। It was discontinued in 1978 due to political change. क्योंकि 1977 में इंदिरा गांधी जो है वो अपना पावर लूज कर देती है और जनता गवर्नमेंट जो है पावर में आ जाती है। तो रोलिंग प्लान जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है बाय जनता गवर्नमेंट इन 1978-80 was introduced by जनता गवर्नमेंट to ensure flexibility in planning. Plans were revised annually based on the performance evaluation, allowed adjustment in targets and resource allocation each year, and abandoned after political transition in 1980। तो जनता गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक डिफरेंट अप्रोच फॉलो किया प्लानिंग के रिगार्डिंग। उन्होंने 5 ईयर प्लान को अबेंडन कर दिया और इन्होंने खुद का रोलिंग प्लान जो है बेसिकली एनुअल प्लान्स वो लाया, ताकि जो भी चेंजेस फ्लेक्सिबिलिटी है प्लानिंग में हम लोग ला सके, ताकि अगर कोई मेजर चेंजेस करना हो बिटवीन दी ईयर्स बिटवीन दी प्लान तो हम लोग कर सकते हैं। बट फिर हम लोग वापस देखते हैं कि 1980 के बाद वापस जो है 5 ईयर प्लान्स वापस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे वापस इंदिरा गांधी जो है पावर में आ जाती है एंड 6 5 ईयर प्लान आता है
1980 to 85 के बीच में. It marked as a major shift in India's economic strategy, moving gradually from strict economic control toward economic liberalization. और इसका मेन फोकस जो था वो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पे था, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना था, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस लाना, एंड यहाँ पे फैमिली प्लानिंग एंड पॉपुलेशन कंट्रोल जैसे प्रोग्राम्स भी जो थे इंट्रोड्यूस किए गए थे टू एड्रेस द डेमोग्राफिक प्रेशर ऑन रिसोर्सेज. यहाँ पे एग्रीकल्चर को वापस स्ट्रेंथन करने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड जो है सेटअप किया था 1982 में, बेस्ड ऑन शिवरामना कमिटी रिकमेंडेशन. अब 7th 5-year प्लान इट वाज रन बिटवीन 1985 से 1990 के बीच. यहाँ पे जो 5-year प्लान है इम्प्लीमेंट किया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी. इनका मेजर फोकस जो था टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ पे था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना और उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना, साथ ही में एंटी पॉवर्टी इनिशिएटिव्स जो है उसको स्ट्रेंथन करना और वेलफेयर स्कीम्स को प्रमोट करना. इसी के साथ साथ promoted a shift toward knowledge-based economy, laying groundwork for future IT sectors. तो यहाँ पे जो एजुकेशन है उस पे भी हमें दिखता है कि फोकस जो है किया गया था इस वाले मॉडल में. और अगर हम लोग एक बार टारगेट रेट्स पे अगर नजर डालें तो यहाँ पे जो ग्रोथ रेट टारगेट किया गया था वो 5% का था, बट एक्चुअल रेट जो है 6% की देखने मिली, विच शोज की एक्चुअल टारगेट से ज्यादा अचीव किया हम लोग ने, which indicates a robust economic performance. अब 1990 के बाद से हमें एक मेजर इकोनॉमिक शिफ्ट दिखता है. अभी तक हम लोग ने देखा कि इनवर्ड लुकिंग मॉडल जो था वो हम लोग फॉलो करते थे, बट 1991 के बाद जब ये एलपीजी रिफॉर्म मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म आता है, हम लोग देखते हैं कि एक नया शिफ्ट आउटवर्ड लुकिंग मॉडल जो है हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे इकोनॉमी में. अब 7th 5-year प्लान के द्वारा हम लोग एक मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस जो है फेस करते हैं, वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का. बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब कि जब कंट्री के पास ज्यादा फॉरेन करेंसीज लाइक डॉलर्स नहीं होती है इनफ टू पे फॉर इम्पोर्ट्स एंड फॉरेन पेमेंट्स, जहाँ पे हमारे इंडिया का जो इम्पोर्ट है वो एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाए, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है क्राइसिस हमें देखने मिलती है. तो इस टाइम पे इंडिया जो है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास गई थी, दैट इज इंडियन मॉनेटरी फंड, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक. इंडिया जो है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है इस क्राइसिस को कम करने के लिए, एंड आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कुछ कंडीशंस पे जो है हमें लोन प्रोवाइड करता है, और इसी की वजह से हम लोग एक स्ट्रक्चरल चेंज हमारी इकोनॉमी में लाते हैं. स्ट्रक्चरल चेंजेस मतलब कि लॉन्ग टर्म जो है सॉल्यूशंस, जैसे हम लोग ने जो मनी है उसको डीवैल्यू कर दिया था, मनी की वैल्यू जो है कम कर दी थी ताकि एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ पाए. तो ये जो डिवैल्यूएशन ऑफ मनी लाया, ये इसको शॉर्ट टर्म मेजर बोलते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग ने जो स्ट्रक्चरल चेंज लाया था वो बेसिकली था एलपीजी रिफॉर्म, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वाला रिफॉर्म. तो उसी टाइम पे हम लोग ने एनुअल प्लान लाया था बिटवीन 1990 टू 1992. इसका मेजर रीजन यही था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था, साथ ही में गल्फ वॉर चालू था और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी इंडिया में चल रहे थे. और मेजर रिफॉर्म जो आया था वो था 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म, जहाँ पे लिबरलाइजेशन मतलब कि जो लाइसेंसेस पहले कम बिजनेस को सेटअप करने के लिए लाइसेंस लगा जाता था, एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो है वर्क था, तो उसे बहुत ज़्यादा लिबरलाइज कर दिया. अभी लाइसेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इजीली मिल गया, तो फर्म्स जो है वो अपने
कंपनीज जो है इजीली इस्टेब्लिश कर सकती है, इंडस्ट्रीज जो है सेटअप कर सकती है। प्राइवेटाइजेशन मतलब यहाँ पे जो गवर्नमेंट का शेयर है वो कम हो गया था और प्राइवेट प्लेयर्स को भी जो है फ्रीडम दिया गया था, वो भी जो है पार्टिसिपेशन प्राइवेटाइजेशन का भी इंक्रीज हुआ था प्राइवेट प्लेयर्स का। यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस थे, उनका डिसइन्वेस्टमेंट होने लग गया एंड प्राइवेट कंपनीज का पार्टिसिपेशन जो है इंक्रीज हो गया। और वहीं ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो इट बेसिकली इनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया गया था, ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है इंडिया में इन्वेस्ट करे एंड इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो इंक्रीज हो सके, मेकिंग इट ईजियर फॉर द इंडियन बिजनेस टू इंटरेक्ट विद द ग्लोबल मार्केट। Next is 8 5-year plan between 1992 से 1997, marked as a decisive shift from centralized planning to a market-driven growth strategy। जैसे हम लोग ने बात किया कि मेजर शिफ्ट लाया गया था और यहाँ पे जो अभी जो शिफ्ट देखा गया था वो मार्केट ड्रिवन ग्रोथ था। Market-driven growth basically means economic growth that is mainly guided by market forces of demand and supply, and rather than the government deciding everything। इसका मतलब बिफोर 1991 हम लोग ने देखा था कि गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो ज़्यादा रहा था, बट एलपीजी रिफॉर्म आने के बाद मार्केट फोर्सेस एंड प्राइवेट बिजनेस जो है गॉट अ लार्जर रोल एंड गॉट मोर फ्रीडम, जिसकी वजह से जो है हम लोग को दिखता है शिफ्ट एक मार्केट ड्रिवन ग्रोथ इकोनॉमी में। साथ ही में यहाँ पे हम लोग को देखने मिलता है एजुकेशन, हेल्थ और स्किल फॉर्मेशन पे भी फोकस किया गया था। हाई प्रायोरिटी was given to development of infrastructure sectors such as power, roads, telecommunication। प्राइवेट सेक्टर का जो है पार्टिसिपेशन encourage किया गया था एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स एफडीआई वो भी encourage कर रहे थे। India became a member of the World Trade Organization WTO in 1995। एंड टारगेट ग्रोथ रेट की बात करें हम लोग तो हमारा टारगेट जो रेट था 5.6 था और एक्चुअल ग्रोथ रेट हुआ वो हुआ 6.8%। इवन आफ्टर सच चेंजेस एंड क्राइसिस, इंडिया स्टिल मैनेज एंड improved their growth rate from the actual target growth rate, that is 6.8%। Now, ninth 5-year plan between 1997 to 2002, implemented during marking the 50 years of independence, India's independence under the leadership of अटल बिहारी वाजपेयी। और इसका मेजर थीम जो 9th 5-year plan का था वो ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस था। It also emphasized on poverty eradication, human development and social sector expansion। एंड इवन यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है उसकी भी बात की गई है टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब 10th 5-year प्लान जो कि था 2002 से 7 तक, यहाँ पे हमें एक नया शिफ्ट या फिर नई चीज दिखाई देती है, वो है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिक ग्रोथ का जो भी बेनिफिट है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल, एग्जाम्पल रिच पीपल, सिर्फ उन्हें ही ना मिले बल्कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को इकोनॉमिक ग्रोथ का बेनिफिट मिले। इसका इंक्लूसिविटी का मतलब वही होता है। स्पेशली द पुअर एंड द वीकर सेक्शन, यहाँ पे पुअर और वीकर सेक्शंस के भी बारे में जो है बात किया गया है, ताकि इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हमें देखने मिले। इसका की ऑब्जेक्टिव जो है वो रिड्यूस करना था पोवर्टी बाय हाफ ड्यूरिंग द प्लान पीरियड, टारगेटेड क्रिएशन ऑफ 80 मिलियन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज स्पेशली इन एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, और रीजनल डिस्पैरिटीज को कम करना। फिर बाद में इनका फोकस जो था एजुकेशन को, हेल्थ केयर इंडस्ट्री को और स्किल डेवलपमेंट को स्ट्रेंथन करना। एंड जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में भी इस प्लान में बात की गई थी, पर्टिकुलरली इन एजुकेशन एंड वेज एम्प्लॉयमेंट। 11th 5-year प्लान विच वॉज बिटवीन 2007 से 2012 तक,
The theme was faster and more inclusive growth, aimed to expand access to higher education, including universities, distance learning and IT institutes. यहाँ पे राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो भी एनेक्ट हुआ था, मेकिंग फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स। तो ये जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में जो है पास किया गया था, ताकि इंक्लूसिव ग्रोथ जो है हम लोग बात करते हैं तो उसमें जो यंग पॉपुलेशन है वो भी इसमें इंक्लूड होती है, ताकि उन्हें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है वो मिल पाए। साथ ही में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर्टिकुलरली फॉर यूथ थ्रू स्किल डेवलपमेंट, वापस यहाँ पे पोवर्टी जो है उसको कम करना, जेंडर इनइक्वालिटी को कम करना, रीजनल इम्बेलेंस को कम करना और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे भी इस पर फोकस किया गया था। प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ सी रंगराजन, targeted provision of safe and clean drinking water for all। अब 12 5 ईयर प्लान जो 2012 से लेके 2017 तक था, इससे हम लोग लास्ट 5 ईयर प्लान जो है बोलते हैं। एंड इसका मेजर थीम था वो था फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। पिछले वाले का थीम जो था वो फास्टर और इंक्लूसिव था, इसमें जो है सस्टेनेबल ग्रोथ को भी इंक्लूड किया गया था। अभी सस्टेनेबल ग्रोथ मतलब कि हम लोग जो भी रिसोर्सेज अभी यूज कर रहे हैं उसे एकदम एफिशिएंटली यूज करना और उसका वेस्टेज ना करना, ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इसी रिसोर्सेज का जो है यूज अच्छे से कर पाए। इसका मतलब ये होता है कि हम जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं इतना ज्यादा यूज ना करना कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना। तो सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब यही है कि यूजिंग द रिसोर्सेज efficiently so that our future generation can use the remaining resources, मतलब जहाँ डेवलपमेंट ऐसा हो जो लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू हो सके। Apart from that, it aimed to ensure electricity access to all villages and improve energy efficiency, promote skill development, employment generation, reducing social and gender gaps, stressed environmental sustainability with target to increase green cover by 1 million hectare annually, and encourage innovation, improve governance and better delivery of public services। तो ये मेजर 12 5 ईयर प्लान्स थे जो हमने देखा 1950 से 2017 तक रहे थे। अब 2014-15 में जो हमारी मोदी गवर्नमेंट है वो आती है पावर में, एंड जो है मेजर चेंजेस लाती है विद रिगार्ड टू प्लानिंग कमीशन। उसको रिप्लेस करके जो गवर्नमेंट है नीति आयोग इस्टेब्लिश करती है, और यहाँ से जो है 2015 ऑनवर्ड्स जो भी प्लानिंग होगा वो नीति आयोग जो है करती है। अब प्लानिंग कमीशन के कुछ शॉर्टकमिंग्स थे जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया कि हम प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करेंगे और नया जो है इंस्टीट्यूट जो है डेवलप करेंगे या सेट करेंगे जिसका नाम होगा नीति आयोग। अभी कुछ कुछ शॉर्टकमिंग्स की अगर हम बात करें प्लानिंग कमीशन का, तो वो था पहला तो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, मेजर डिसीजंस जो भी लिए जाते थे वो सेंटर के द्वारा लिए जाते थे, और स्टेट का पार्टिसिपेशन भी था बट बहुत ज़्यादा जो है पार्टिसिपेशन लिमिटेड था। नेक्स्ट वाज टॉप डाउन अप्रोच। जो प्लानिंग कमीशन है वो ग्राउंड लेवल नीड्स के अकॉर्डिंग हमेशा नहीं होती थी। जो अप्रोच फॉलो किया जाता था वो था टॉप डाउन अप्रोच, जिसकी वजह से जो ग्रास रूट लेवल के प्रॉब्लम्स है वो अच्छे से एड्रेस नहीं हो पा रहे थे। दूसरा जो था वो था रिसोर्स एलोकेशन का प्रॉब्लम, स्टेट्स को फंड डिस्ट्रीब्यूट करना में कहीं ना कहीं इनइक्वालिटीज जो थी वो देखी जा रही थी। दूसरा जो था बहुत ज्यादा इकोनॉमी में जो थे चेंजेस हमें दिखाई दे रहे थे, तो प्लानिंग कमीशन जो थी बहुत ज्यादा रिजिड जो है प्लानिंग प्रोसेस फॉलो करती थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम नीति आयोग को लाएंगे। उसी में 2015 में नीति आयोग वाज फॉर्म्ड वाया यूनियन कैबिनेट रिजोल्यूशन ऑन
1st January 2015. तो नीति आयोग is the apex public policy think tank of Government of India designed to promote cooperative federalism, policy innovation, outcome focused development by involving states more actively. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब कि स्टेट और सेंटर दोनों का पार्टिसिपेशन होना और डिसीजंस लेना, मिलकर डिसीजन लेना, ताकि जो भी कॉमन गोल्स है वो हम अचीव कर पाए। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो गवर्निंग काउंसिल्स, उसमें आते पीएम जो होंगे हमारी चेयरमैन रहेंगे, all chief ministers, lieutenant governors of union territories and key platform for cooperative फेडरलिज्म। रीजनल काउंसिल्स की बात करें, जो फॉर्म किया जाएगा वो स्पेसिफिक इश्यूज के लिए फॉर्म किया जाएगा काउंसिल। एड्रेसेस मल्टी स्टेट कंसर्न्स एंड रीजनल कोऑर्डिनेशन एंड इट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग फोकस। एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर, उसमें वाइस प्रेसिडेंट होंगे, कुछ फुल टाइम मेंबर्स होंगे, सीईओ जो सेक्रेटरी रैंक के होंगे एंड सेक्रेटरीट फॉर सपोर्ट। हम बस एक बार क्विकली ऑब्जेक्टिव्स देख लेंगे नीति आयोग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला है फॉस्टरिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ताकि जो स्टेट्स का है वो इन्वॉल्वमेंट हम देखे जाए, हम देख सकते हैं। फिर बाद में फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स एट विलेज लेवल, एग्रीगेशन एट द हायर लेवल्स, special attention to sections at risk of not benefiting adequately from economic progress, national security interests को incorporate करना, फिर feedback for constant innovation improvements, partnership with national and international think tanks, creating knowledge, innovation and entrepreneurial support system, platform for resolution of intersectoral and interdepartmental issues, state-of-art resources, center for research on good governance, and focus on technology upgradation and capacity building. These are the objectives of नीति आयोग। अगर हम प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग का डिफरेंस समझे तो जो अप्रोच फॉलो किया गया था प्लानिंग कमीशन के द्वारा वो टॉप डाउन अप्रोच था, एंड जो टॉप डाउन अप्रोच वाज फॉलोड बाय प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग फॉलोड बॉटम अप अप्रोच। यहाँ पे जो थे टारगेट सेटिंग, ग्रोथ टारगेट, गोल्स एंड स्ट्रेटजीज, इवॉल्व नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज इन कंसल्टेशन विद द स्टेट। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो स्टेट का रोल था, स्टेट का रिप्रेजेंटेशन था वो बहुत कम था। और यहाँ पे जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, यहाँ पे सेंटर और स्टेट के पार्टनरशिप के बारे में जो है बात करते हैं। Discussion with states on annual plans. State will continue to receive support for removing bottlenecks and impediments. They will also be able to approach the new institution for consultancy and capacity building. So we see a shift in the economic planning of India from government-led planning से हमें cooperative and market-oriented development जो है वो हमें दिखाई देता है in the planning process of our India. So this is what economic planning is.